21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर संवेदनशीलता खो देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके शासन में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक एवं दलितों, किसानों के साथ अत्याचार का बोलबाला है। उन्होंने कांग्रेस में आपसी खींचतान से जनता के नुकसान को रेखांकित किया। कहा कि 52 दिनों की बाड़ेबंदी रिकॉर्ड बन गई है और भाजपा में सबको बराबर का सम्मान है। मुख्यमंत्री के चेहरे से पहले हमारा लक्ष्य कांग्रेस को सरकार से बाहर कर भाजपा को सत्ता में काबिज कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा आला कमान मजबूत है और सक्षम है। हम आला कमान के अनुशासन से बंधे हैं। कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाने का काम किया, विपक्ष की भूमिका निभाई है, जबकि गहलोत सरकार है जो हर कदम पर विफल है, तो दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार है जो हर कदम पर सफल रहकर विश्व में कीर्तिमान बना रही है। उन्होंने कहा कि गत 9 वर्षों में देश का आधारभूत ढांचा मजबूत किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य मोदी सरकार की पहल है, जिसे विश्व के सभी देशों ने स्वीकारा है। गहलोत सरकार को झूठ, असत्य, अधर्म तथा विग्रह की सरकार करार देते हुए कहा कि इनके शासन में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक, दलितों, किसानों के साथ अत्याचार का बोलबाला रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिनों में कर्जा माफ करने जा रहे थे, नहीं कर पाए। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भाजपा की यह यात्रा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने तथा जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखने के लिए राज्यव्यापी है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार जनता भाजपा के साथ है और हम सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की अजमेर में इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग पधारे। जैसा आपको सुविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ये 4 स्थानों से शुरू हुई। पूरा निष्कर्ष के रूप में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी, लगभग 9 से 10 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करेगी और एवरेज 18 दिन में 19 दिन में ये पूरी होगी। 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान भर के बूथ स्तर तक के आम लोगों को और कार्यकर्ताओं को वहाँ संबोधित करेंगे। इसकी परिणति मोदी जी की सभा के बाद होगी। ये इस पड़ाव का जो रामदेवरा से शुरू हुई 4 तारीख को, 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से शुरू हुई, 3 तारीख को जनजाति क्षेत्र के बेणेश्वर धाम से हुई और 4 को ये जो यात्रा है जिसका आज 12वां दिन है, 11 दिन पूर्णता करके आज पुष्कर, उसके बाद में डेगाना, मेड़ता, परबतसर, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से रहेगी। मित्रों, इस सरकार के कालखंड को लगभग 5 वर्ष पूरे होने हैं और हम लोगों ने सदन और सदन के बाहर मुख्य तौर पर जो मुद्दे हो सकते थे उन सब मुद्दों का हम लोगों ने प्रमुखता से उठाने का काम किया। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो प्रादेशिक मुद्दे थे, कुछ स्थानीय मुद्दे थे। अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो यहाँ के हमारे स्थानीय विधायकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात का संकेत किया कि यहाँ पेयजल की, पावर कट की, अवैध घुसपैठ की जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी तादाद में यहाँ आए, कानून व्यवस्था की, स्मार्ट सिटी की बदहाली की, इस तरीके के कुछ बातों का उन्होंने संकेत किया है। मुझे लगता है इस बारे में आप भी पूरे तरीके से भिग गए हैं और आपने अनेक अवसरों पर लिखा भी है। लेकिन मैं यदि पूरे प्रदेश स्तर की बात करूं तो 2 तरीके की सरकारें काम करती हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा करें तो देश के इतिहास में बहुत सारी लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं और गई हैं जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम जो शुरुआत वाजपेयी जी ने की, जिसमें मोटे तौर पर कई बातों का उल्लेख होता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज के जिस हिस्से पर हम लोग स्थित हैं उसी तर्ज पर आज अजमेर के गांव और गली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड दिखाई देता है। ये उत्साहित करने वाली बात है कि उनकी शुरू योजना के 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 70,000 किलोमीटर PMGSY राजस्थान में बनी और अकेले
इस कालखंड में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। किसानों की सहूलियत के किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक बड़ी अभिनव योजना है जिससे छोटे कर्ज से किसान ताकतवर होता है और अपने आर्थिक रूप से संबल उसको मिलता है। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो देश नहीं दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, और इसमें लगभग 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उनके खातों में सीधा ट्रांसफ़र हुआ है। जो छोटे किसान थे, मझोले किसान थे, उनको 6,000 रुपये सालाना बीज के लिए, खाद के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, जबकि वो साहूकार के चंगुल में फंसता था। जो जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपके सामने समक्ष नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य तौर पर बैंक अकाउंट एक आदमी की ज़रूरत होती है। जब लोग सवाल खड़े करते हैं तो मैं पूछता हूं कि मोदी सरकार ने देश में 47 करोड़ खाते क्यों खोले। इसका मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज उस जनधन के खाते में सीधा पैसा, चाहे उसकी मजदूरी का हो, छात्रवृत्ति का हो, किसी तरीके की उसको आर्थिक ताकत देने का काम हो, हक का पैसा जमा हो जाता है। ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स थी। महिलाओं के बारे में सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इस देश में सेक्स रेशो तो बराबर किया ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी महिलाओं को ताकतवर बनाने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 23 अगस्त को भी एक दृश्य देखा होगा, और आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की ताकत के बूते पर भारत ऐसा देश हो गया कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला स्टेशन हो गया। दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ उनकी लॉन्चिंग के लिए आते हैं, और इसलिए 100 से ज़्यादा छलांग लगाने वाला कोई दुनिया में देश है तो भारत है। और 23 अगस्त को देखा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ पर भारत के तिरंगे के साथ उतरा, तो लोगों में एक स्वाभिमान पैदा हुआ। लोगों को लगा कि हम तरक्की के रास्ते पर हैं। अभी G20 समिट हुई। आमतौर पर G20 के बारे में सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। दुनिया के किसी देश में उसकी कैपिटल में होता था और उसके बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती थी। भारत में 60 स्थानों पर हुआ। दुनिया के डेलीगेट्स आए, भारत की संस्कृति से रूबरू हुए, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, इतिहास और विरासत से रूबरू हुए। और केवल इतना नहीं, जो पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की वही साख बढ़ी है। और इसलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और यही कारण है दुनिया में जब पर्यावरण की चर्चा चलती है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर कोई है तो भारत बनता है। इस दुनिया में जिस तरीके के उपक्रम चले उसमें मध्यस्थता के तौर पर भी भारत की तरफ दुनिया देखता है। IMF की इकोनॉमिस्ट आई गीता गोपीनाथ, उसका G20 के दौरान एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उसने कहा है कि भारत केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से जब हमारी सरकार थी तो मैं कई बार उस दौरान भी अजमेर आया हूँ, लेकिन आज जो शिकायत मिली है वो ज़्यादा गंभीर है। हमारे यहाँ लगभग नियमित थी और नियंत्रित थी। और मैं दोनों विधायकों के बारे में इतना कह सकता हूं जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि इस अजमेर की पेयजल की समस्या के लिए दोनों ने समय समय पर बहुत प्रमुखता से उठाया। लेकिन इस सरकार में देखा मैंने कि विधायकों के द्वारा उठाए जाने वाले सवाल पर सरकार संज्ञान भी लेती थी और उस पर कार्रवाई करती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जो बीसलपुर से संबंधित जो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना था वो दिया। इस सरकार ने इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्रियान्विति की, और यदि सरकार 5 साल में संजीदा होती तो शायद अजमेर को ये संकट नहीं आता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसी के तहत राजस्थान में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जब ये लिस्ट जारी होंगी दावेदारों की, तो ये परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल क्या वहाँ भी किया जाएगा? देखिए, आपने ही कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और पार्टी का एक मोटे तौर पर जो एक स्थापित सा फॉर्मूला है कि जो जीतने में योग्य होंगे, सक्षम होंगे, उन पर पार्टी अपना विचार करेगी। हालांकि ये सारी प्रक्रिया पार्टी के संसदीय दल द्वारा नियंत्रित होती है और उसी के अधीन हम सब लोग आते हैं। पर क्योंकि कोई इसका निश्चित फॉर्मूला नहीं है, पर फॉर्मूला सिर्फ एक ही है
जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो हम जीतने के इरादे से उतरते हैं और उसमें पार्टी को कैंडिडेट्स के बारे में, उनके काम के बारे में अच्छे तरीके से अपडेट होता है। और आज तो बहुत एडवांस हो गई चीज़ें, इसलिए जो अल्टीमेट फॉर्मूला वो जीत है और जीत के दायरे में जो लोग आए उस पर पार्टी विचार करेगी। स्थानीयवाद का मुद्दा भी बहुत चल रहा है सर कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। इस बार क्या पैराशूट भी उतारेंगे या स्थानीय व्यक्ति को महसूस देंगे? पहले मेरे ख्याल से तो पैराशूट की परंपरा कांग्रेस में जरूर रही है कि कहीं का आदमी कहीं आके लड़ता बरसों बरस से ही है। हमारे यहाँ चाहे सांसद का चुनाव और अधिकांश विधायकों का भी, कुछ अपवाद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो भारत के ही पैदा हुए लोग होते हैं, प्रदेश में ही पैदा हुए लोग होते हैं और पार्टी में लंबे समय तक काम करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे यहाँ पैराशूट की ज़्यादा संभावना है। सर, गुजरात मॉडल पे लड़ा जाएगा चुनाव सर? जी, राजस्थान में इस बार गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कोई चुनाव की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, उसकी पार्टी एक गाइडलाइन तय करती है, उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन जो कुछ जगह ऐसे सक्सेस एग्जाम्पल होते हैं जहाँ कुछ फॉर्मूले तय होते हैं, वो पार्टी उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करती है। गुजरात गवर्नेंस के मामले में एक अच्छा मॉडल है और ये इसी से प्रमाणित होती है कि लगातार 20 वर्षों से सरकार रिपीट होती है, तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ खूबियाँ रही होंगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग भविष्य में गुजरात के मॉडल को गवर्नेंस के मॉडल में अच्छे तरीके से उसकी अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अजय और अभेद्य कैसे बने, इस पर जरूर विचार करेंगे। सर, जब जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है तो दावेदारी भी बढ़ जाती है, दावेदारों की तादाद भी बढ़ जाती है। भाजपा में सीएम पद के कितने दावेदार? देखिए, मैं अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न नहीं आया था, तो ये निरस्त थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सबसे रोचक प्रश्न, चाहे वॉशिंगटन में भी प्रेस होगी तो यही सवाल आएगा। तो ऐसा है कि इसके बारे में मेरे से भी ज़्यादा बड़े वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इसको अपनी तरफ से इसको कहा है कि हमारी पहली कोशिश है कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, दूसरी कोशिश है कि अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी को काबिज करें। इसलिए नेतृत्व ये हमारे यहाँ किसी तरीके की चुनौती का विषय नहीं है, इसको पार्टी के संसदीय दल तय करता है। जैसा प्रश्न है वैसा ही जवाब मेरे ख्याल से सभी बुद्धिजीवी आपको इसी तरीके से देते होंगे। चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है। अच्छा लगता है कई बार तो कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन अभी पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर इस प्रदेश में लोक कल्याण के लिए, सुशासन के लिए प्रयासरत है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत है, वो इसके बारे में चिंता करता है, इसके बारे में निर्णय करता है। लेकिन मैंने जो विरोधाभास की बात कही, कई बार हमारे कांग्रेस के मित्र भी और कई बार पत्रकार मित्र भी अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि बीजेपी में क्राइसिस है लीडरशिप का। आपने मुझे ये कहा कि बहुत सारे दर्जनों चेहरे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि पार्टी में इतने काबिल लोग हैं कि जहाँ एक और क्राइसिस था, कांग्रेस में 2 लोगों में फैसला नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइन है, केंद्र की लाइन है, संसदीय दल की लाइन है, वो पर्याप्त अच्छी है। सचिन पायलट आए थे अभी। जैसे जैसे परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी जो है वो खुल के सामने आने लगी है। निराश मेघवाल ने जयपुर के अंदर पीसी करके बड़े स्टेटमेंट जारी किए। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट में कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि अब भाजपा में केवल 2 ही गुट है, एक गुट है वसुंधरा का और दूसरा गुट है एंटी वसुंधरा का। तो सबसे पहली चीज तो आप किधर हैं और अब आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मेरे ख्याल से जो इसको अक्सर कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है और ये कांग्रेस की ही चलाई हुई चर्चा है, और कि कांग्रेस में गुट हैं तो बीजेपी में गुट हैं। मैं थोड़ा सा, आपके सवाल लंबा हो जाएगा मेरा जवाब, कि 2018 में चुनाव हुए, आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, राजभवन में शपथ के बाद भी 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, फिर मंत्रिमंडल पर लड़े, फिर कमरों पर लड़े, और दुनिया के इतिहास की ये ऐसी सरकार है जो 52 दिन बाड़े में बंद रही, दुनिया में नहीं थी कोई सरकार। उसके बाद देश में पहला उदाहरण है कि जब कोई सत्ताधारी दल के विधायक इस्तीफा देने स्पीकर के पहुंच जाएं। इसलिए उनके विग्रह के बारे में तो स्पष्ट है, यहाँ पर न तो हम बाड़े में बंद रहे, न इस्तीफे हुए, न नारे लगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हम आलाकमान के उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। और जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं है,
लड़ाई है तो वही है। यहाँ पार्टी का आलाकमान अपेक्षाकृत मजबूत भी है, सक्षम भी है। कांग्रेस का आलाकमान मेरे ख्याल से इतना आलसी भी है, इतना लापरवाह भी है कि इस पूरे प्रदेश में जो गवर्नेंस की सचिन पायलट जी की आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं में गुटबाजी। देखिए, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनकी फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। यदि गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस में नए नेताओं को अवसर देने की ताकत होती तो वो मुख्यमंत्री होते। इसलिए इस बात को तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अलग अलग स्थानों से निकल रही है, कई दावेदार जो हैं इस परिवर्तन यात्रा में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा केवल सरकार को कोसने या समस्याओं को लेने के लिए है, या दावेदारों का चयन भी इस परिवर्तन यात्रा के दौरान किया जा रहा है? मतलब चयन कैसे हो, इसको लेकर भी कोई फीडबैक लिया जा रहा है? हाँ, इसकी पार्टी के पास में, क्योंकि आज पार्टी इतनी विस्तृत होगी, ज़मीनी तौर पर भी सूचनाएं आ जाती हैं। केवल मैं ही दावा करूं कि मैं ही विद्वान हूं, मैं ही खूबसूरत हूं और मेरे अलावा देश का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, ये पार्टी से छुपा नहीं है। इसलिए बराबर फीडबैक की प्रक्रिया भी चलती है और पार्टी आगामी समय में भी कुछ न कुछ इस तरीके से जानकारी जुटाने का काम करेगी। इस यात्रा में मुख्य रूप से तो कार्यकर्ताओं के मनोबल का निर्माण, जैसा आप देखते हैं, और ये तय मानिए कि जब कोई सड़क पर आता है अपना समय लेके, चाहे किसान आए, चाहे जवान आए, चाहे कार्यकर्ता आए, चाहे दलित, वंचित, पिछड़े और महिलाएं आएँ, उनका सड़क पर आने का एक मकसद है कि इसका मतलब सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ तो धुआं है, और धुआं होता है तो आग भी होती है। ये बात ठीक है, मैं उसको आंख नहीं मीच सकता, उसको इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति में ये देश का, लोकतंत्र का एक जीवंत कारण है कि लोगों की उत्कंठा रहती है अपने आप को साबित करने की, चुनाव के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। उसको कोई मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता कि नहीं आप टिकट मत मांगिए, आप आइए मत। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसको मैं इस चीज़ से जोड़ के देखता हूँ कि इस तरीके का जो क्रेज है, जो आकर्षण है, वो तभी होता है जब पार्टी अपकमिंग होती है। जिनके जहाज़ डूबने वाले होते हैं उनके यहाँ इतने बायोडाटा और इतने लोग नहीं आते हैं। यदि एक सीट पर इतने लोग आते हैं तो ये तय मानिए कि इसका मतलब पार्टी में ताकत है, पार्टी में आकर्षण है, लोगों को पार्टी में उम्मीद और भविष्य दिखता है। ये ठीक है कि आएंगे लोग अपनी बात कहेंगे, पर इस परिवर्तन यात्रा में हम कोई टिकट की चर्चा नहीं कर रहे, उसका कोई फीडबैक नहीं ले रहे, अपनी बात कहते हैं, उनको हम शालीनता सुनते हैं, वो लोग भी शालीनता से बताते हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कांग्रेस में अशोक गहलोत रहा है, और उनका जो मुकाबला है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता रहा है। तो राजस्थान में जनता ही मानती है कि मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है और अशोक गहलोत एक बड़े नेता है और सुलझे हुए नेता है। तो इस विषय को किस तरह से आप लेते हैं, और अगर वह सुलझा हुआ चेहरा है और अच्छा चेहरा है तो मुख्यमंत्री फिर आगे समस्या नहीं? अभी तो इस कालखंड में अशोक गहलोत जी बिल्कुल सुलझे हुए नहीं, उलझे हुए जरूर हैं। अब उलझे हुए इसलिए हैं कि पूरे 5 साल वो कुर्सी बचाने में उलझे रहे। वो बाड़ाबंदी का, इस्तीफों का जो प्रकरण हुआ, उलझन के कारण हुआ था। इसलिए इस बार तो मुझे लगता है कि हालांकि पीछे भी जब चुनाव हुए थे तो वही चेहरे होते थे, उन्हीं के चेहरे पर एक बार 56 सीटें आई थी, और एक बार तो इतनी दुर्गति हुई कि सीट 21 आई, और अभी भी उन्हीं के लोग कह रहे थे। भले ही वो आज मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए एक मंत्री का बयान था कि हमारी फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां आएंगी। इसका मतलब उनकी उलझन पर्याप्त है, और राजस्थान की जनता ने उनको व्यक्तिगत तौर पर भी नकार दिया।